लेखक ऐसे किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का समर्थक नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पूरा गांव इसी यकायक घटित हुई अनहोनी से दहल गया था। कितना विभत्स नजारा था वो, देखते ही रूह कांप उठती थी। गांव के सरपंच तेजबली सिंह के घर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे गांव के लगभग सारे आदमी जमा हो चुके थे। जो भी उस शरीर को पहली बार देखता उसकी चीख निकल जाती। वैसे शरीर तो बस नाम का ही था। दोनों हाथ पैर अलग अलग थे, जिनकी उंगलियां कटी हुई थी। मुंडी तड़ से अलग होकर दूर पड़ी थी। पेट से अंतड़ियां बाहर निकलकर पिचपिचा रही थी। खोपड़ी में जगह जगह से खून निकलकर जमा हो चुका था। चेहरा पूरा काला हो चुका था। कान का अता पता ही नहीं था और आंखों की जगह बस मांस के लोथड़े लटक रहे थे। कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर को अभी अभी किसी कसाई खाने से लाया गया हो और उस पर भी हजारों मक्खियों का उन अंगों से चिपकना मंजर को और भी विभत्स बना रहा था। इतना भला आदमी था, यूं ही मारा गया। दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। सही कह रहे हो भैया, इस किस्से के कारण तो अपना गांव अब किसी लायक नहीं रह गया। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही मिला था। बहुत खुश लग रहा था। कह रहा था चाचा हमारा ट्रांसफर यही हो गया है, परसों तक ट्रांसफर लेटर भी मिल जाएगा। इस बार सहारनपुर जाना हमारा आखिरी बार होगा। 2 दिन में वापस आ जाएंगे। कुछ साइन वाइन की बात कर रहा था। अरे के बता, तेज वाले भैया को एक ही लड़को, वो भी इतनी दर्दनाक मौत तुम मारे गए हो। लेकिन एक बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही राजपति। आखिर इस लड़के की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उसे इस मौत मरना पड़े, वो भी बाहर में। अरे या दुश्मनी उस्मनी की कोनी, मन्ने दूर की सारी औरत को ही काम लग गयो। एक तीसरे आदमी ने उन बुजुर्गों की बात काट कर अपनी बात रखी। अरे चाचा, कितनी बार कहे थे कुछ उताजोग करवा लो। कहत रहे रमेश इन सब चीजन को नहीं मानता है। अब देख लो, चले गई बेटे की जान। ये क्या कह रहे हो राम बाबू, आजकल के जमाने में इन सब बातों पे कौन विश्वास करेगा। अरे हम सही कह रहे हैं भैया। अगर सरपंच जी ने हमारी बात समय रहते मान ली होती और वो निदान करवा लिया होता तो आज उन्हें इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अब कल का ही किस्सा ले लो। जब रमेश बाबू के मौत की खबर आई तो राकेश की मेहरारू जो खुशी मना रही थी कि कहा बताएं। क्या बात कर रहे हो राम बाबू, एक मरी हुई औरत कैसे खुशी मना सकती है। अरे आंखों देखा हाल बता रहे भैया, यकीन ना हो तो मुन्नन से पूछ लो। उसी भीड़ से मुन्नन को बुलाते हुए, ए मुन्नन, तनिक यहाँ आओ तो बताओ भैया को वो कल रात वाली घटना। हाँ चाचा, राम बाबू चाचा सही कह रहे हैं। कल रात जैसे ही रमेश भैया के मरने की खबर आई वैसे ही हमारे घर की छत पर तांडव शुरू हो गया। इधर रवाई पिटाई जोरों शोरों पर मची थी, उधर पूरा घर खटखट फटफट विचित्र आवाज से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। ध्यान लगाने पर पता चला कि आवाज तो छत पे से ही आ रही है, लेकिन जाए तो जाए कैसे। छत पे अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। पता करना भी जरूरी था कि आखिर छत पे पत्थर कौन फेंक रहा है। कोई युक्ति समझ में ना आई तब हमने 7-8 लोगों को राजी किया, जिसमें राम बाबू चाचा भी साथ में थे, और पहुंच गए छत पे। वहां जाके देखा तो वहां पे तो कोई नहीं था। चारों तरफ जाकर चेक भी कर लिए थे, लेकिन कोई नहीं दिखा। हम सब नीचे आ गए। जैसे ही हम नीचे आए फिर वही आवाजें शुरू। हम दौड़कर छत पे गए, लेकिन देखा तो जस का तस। उसके बाद हम लोग नीचे आने के लिए अभी मुश्किल से
2-4 सीढ़ी उतरे होंगे कि हमें घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी, छन छन छन। ऐसा लग रहा था मानो कोई नाच रहा हो। फिर तो हम लोग ऐसा भागे कि दोबारा जाकर देखने की हिम्मत ना पड़ी। ये सब छन छन धड़ाम धड़ुम का किस्सा रात भर चला है चचा। दिनकर बब्बा कह रहे थे कि वो अपने कुनबा में एक और आदमी आने की खुशी मना रही थी। जब सवेरे 5 बजे रमेश भैया की मिट्टी आई तब जाकर तांडव बंद हुआ। उस घटना को गुजरे 1 साल का समय हो चला था। बाहर के लोगों के लिए ये एक कहानी बन गई थी और घर के लोग इसे धीरे धीरे भुलाने की कोशिश कर रहे थे। ढोलक की थाप गीत का आनंद दुगना कर रहे थे। मेहंदी लगी हाथों में वो लड़की लज्जाई सी शर्माती हुई ढेर सारी औरतों के बीच बैठी थी। आज सरपंच जी की बेटी की मेहंदी की रस्म निभाई जा रही थी, जिसमें आस पड़ोस की सारी औरतें शामिल हुई थी। सरपंच तेज बल्ले का परिवार 3 भाइयों का एक संयुक्त परिवार था। तेज बल्ले अपने भाइयों में सबसे बड़े और इज्जतदार लोगों में से एक थे। उनका रुतबा, उनकी हैसियत गांव के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थी। यही वजह थी कि उनको सरपंच बनाया गया। गुड़िया उन्हीं की बेटी थी, जिसकी शादी 1 साल पहले होने वाली थी, लेकिन 28 साल के एक इकलौते जवान बेटे की इतनी बर्बरता से मौत हो जाने की वजह से उन्हें ये शादी 1 साल के लिए टालनी पड़ी। गांव में जिस घर में ऐसी घटना घट जाती है, उस घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। वो तो सरपंच तेज बल्ली की इज्जत और रुतबे का कमाल था, जिसने शादी को टूटने नहीं दिया। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। सारी औरतें अपने घर जा चुकी थी। नवंबर के महीने की शुरुआत, ना कड़ाके की ठंड, ना उमस से भरी गर्मी। मौसम एकदम सामान्य था। घर की बहुएं खाना बना रही थी। बड़ी बुजुर्ग औरतें शादी की तैयारियों में लगी थी। घर की लड़कियां नाच गाने में मस्त थी। आदमी बरामदे में बैठे 2 दिन बारात के स्वागत से संबंधित बातों पे विचार विमर्श कर रहे थे, और लड़के बरामदे से लगे दालान में एकजुट हो कहानी किस्से का आनंद उठा रहे थे। और तभी अचानक से जो मौसम अभी सामान्य था वो असामान्य होने लगा। मंद मंद गति से बहती हवा तेज होने लगी। आकाश जो अभी साफ था उसे बादलों ने घेरना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। बच्चे बड़े सब मौसम का आनंद उठा रहे थे। गुड़िया की चाची ने गुड़िया से मजाक करना भी शुरू कर दिया। का गुड़िया, कितनी बार कहे हैं कि कढ़ाई में खाना मत खाओ, लेकिन तुम मानो तब ना। बुलाए ली ना आंधी पानी शादी के दिन अपने घर में। फिर अचानक से हुए बिजली की एक जोरदार कड़कड़ाहट से लोग सिहर उठते। धीरे धीरे तेज होती हवा ने अब तूफान का रूप ले लिया था। हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। आकाशीय बिजलियों की कड़कड़ाहट की तेज गर्जना रह रह कर लोगों के कानों को झंझना दे रही थी। अकस्मात हुए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। अरे भैया, अभी अभी तो मौसम एकदम साफ था, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? बाहर बरामदे में बैठे आदमी आपस में बात कर रहे थे। पूरा घर जो अभी थोड़ी देर पहले बिजली की रोशनी में नहाया था,
अचानक से अंधेरे की गिरफ्त में आ चुका था। लाइट जा चुकी थी और घर के लोग टॉर्च जलाकर लालटेन आदि से घर को प्रकाशित करने का प्रबंध कर रहे थे। गुड़िया जो लालटेन लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके कानों में उसके भाभी की आवाज आती है, अरे गुड़िया, लालटेन लेकर इधर तो आओ। सीढ़ी खत्म होते ही दाएं तरफ एक ओसार नुमा कमरा था। 1 साल पहले तक वहीं खाना बनता था, लेकिन जब से राकेश की औरत की मौत हुई थी, तब से लोग वहां खाना बनाना बंद कर एक नया रसोई घर बनवा लिए थे। कारण वो जगह राकेश की औरत की पसंदीदा जगह थी और उसकी मौत के बाद लोग उस जगह पर जाने से डरने लगे थे। कुछ महीने पहले तक दिन का खाना वहीं बनता था, लेकिन फिर लोगों ने धीरे धीरे वहां दिन का खाना बनाना भी बंद कर दिया था। गुड़िया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मन का वहम समझ वो आगे बढ़ रही थी कि उसके कानों में फिर वह आवाज गूंजी, गुड़िया, लालटेन लेकर तनिक यहाँ तो आओ। देखो यहाँ कितना अंधेरा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो आवाज सुन वो ठिठक जाती है। अरे ये तो भाभी की आवाज है, लेकिन वो सारे में क्या कर रही है? वो लालटेन ले आवाज लगाती है, भाभी भाभी कहाँ हो आप? लालटेन की कम लो होने की वजह से उसे साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो लालटेन की बत्ती बढ़ाती है और वो साफ साफ देख सकती थी। एक औरत मिट्टी के जलते हुए चूल्हे के पास उल्टा मुंह करके बैठी हुई थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह कहते हुए वह उसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाती है। उसके झचकोरने पर वह औरत उसकी तरफ मुंह करती है। गुस्से से फुफकारती हुई, पूरी तरह से जल चुके चेहरे के साथ बिना आंखों वाली चुड़ैल को देख के गुड़िया की चीख निकल जाती है और इसी के साथ लालटेन उसके हाथ से छूट जाता है। उसकी चीख सुन जब तक लोग उस तक पहुंचते हैं, तब तक लालटेन का कांच टूटने के साथ ही आग की एक तेज लपट उठती है और उसे अपने आगोश में ले लेती है। उसे लपटों में गिरा हुआ देख वो चुड़ैल जोर जोर से ठहाके लगाती है। तब तक वहां घर वालों की भीड़ जमा हो जाती है। वो अभी भी वहां खड़ी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसके ठहाकों से सरपंच का पूरा घर थर्रा उठा था। इतने भयानक दृश्य को देख वहां खड़े लोगों की चीखें निकल जाती हैं और फिर देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब तक लोग कुछ इंतजाम करते, तब तक गुड़िया की जीवन लीला खत्म हो चुकी थी। लाइट आ चुकी थी, पानी तूफान सब बंद हो चुका था। मौसम पहले की तरह शांत और सामान्य हो चुका था। कुछ देर पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, उस घर में अब मातम पसरा हुआ था। सरपंच तेज बड़ी के घर के बाहर एक बार फिर से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था।
जिसने भी एक रात पहले घटित ये घटना सुनी, उनके लिए कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर से आती रोने धोने की आवाज से लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। ये तीसरा कांड है सरपंच जी के घर में, हमें नहीं लगता वो किसी को छोड़ेगी। उसी भीड़ में से किसी ने कहा, सही कह रहे हो भैया, 1.5 साल के अंदर एक ही परिवार में 3 मौत होना बड़ी चिंता की बात है। बेचारे सरपंच जी का तो पूरा परिवार ही बिलट गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि वो अपने ही परिवार के पीछे क्यों पड़ी है। भला सरपंच जी से उसकी क्या ही दुश्मनी हो सकती है। जिसको उसने मारा वो थे तो चचेरे, तो क्या थे तो उसके अपने ही ना। कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो भैया। जरूर कोई ऐसा राज है जो हम में कोई नहीं जानता। हमें तो डर है कि अगर सरपंच जी ने जल्द ही इसका कोई ठोस उपाय नहीं किया तो एक दिन वो इनके पूरे खानदान का विनाश नहीं कर दे। अब तो वो शक्तिशाली भी हो चुकी होगी। अपने साथ 2 और को जो मिला लिया है। मिट्टी जा चुकी थी। सब अपनी अपनी सहानुभूति, अपनी अपनी राय प्रकट कर अपने घर की ओर निकल गए थे। इस घटना से तेजबली सिंह का पूरा परिवार डर गया था। सभी के मन में दहशत घर कर गई थी। वो यही सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे, न जाने अब अगला नंबर किसका होगा। आप कुछ करते काहे नहीं? आखिर कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? 2 बच्चे निकल गई हूँ हमार। न जाने अगला निशाना किसको बनाने की सोच रही है। तुम्हें याद है रमेश की माँ? जब रमेश मरा था तो हम एक तांत्रिक को बुला के लाए थे और फिर कैसे उस तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इसके लिए हमें किसी ऐसे की तलाश करनी होगी जो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो और आसानी से इसे अपने काबू में कर सके। तुम बस थोड़ा धीरज धरो। अरे कैसे धीरज रखे रमेश के बाबू, जिसकी गोद उजड़ गई हो, जिसके 2 फूल जैसे बच्चे 1 साल के अंदर इतनी दर्दनाक मौत से मारे जा चुके हो, उसे आप धीरज रखने को कह रहे हैं। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने हमारे दोनों बच्चों की जान ली है। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। गुड़िया की मौत को 2 दिन बीत चुके थे। रात के 1 बजे का समय था। तेजबली का सारा परिवार गहरी नींद की आगोश में जा चुका था, लेकिन तेजबली की आंखों से नींदें कोसों दूर थी। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि राकेश की औरत के खौफ से इस घर को निजात दिलाई जा सके। वो आंखें मूंदे तेजी से अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि तभी उनके कानों में एक मीठी लोरी की आवाज आती है। हमरे मुन्ने का सुला जा, कहीं दूर गगन से आजा। हमरे मुन्ने का सुला जा। ये तो वही लोरी है जो राकेश की औरत अपने बच्चे को सुलाते समय गाया करती थी। मतलब वो यहीं आसपास है और इसी लोरी के साथ उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने चारों ओर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद वही आवाज, और ये आवाज पहले की तुलना में कुछ तेज थी। उन्हें आभास हुआ कि ये आवाज दालान से आ रही है। वो सहमे सहमे से दालान की तरफ देखते हैं। मध्यम रोशनी में उन्हें कुछ
साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो बगल में रखा अपना चश्मा पहनते हैं और फिर से दालान की तरफ देखते हैं। अब उन्हें साफ साफ दिख रहा था। दालान में कोने की तरफ घूंघट की ओट में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाकर सुना रही थी। ये देखते ही उनका कलेजा हलक में अटक गया। वो देख रहे थे कुछ देर पहले जो अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गा रही थी, अब वो अपने बच्चे को जमीन पर लेटा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो उसे अपनी तरफ आता देख अपनी आंखों को कसकर खींच लेते हैं। अगले कुछ ही पलों में वो अपने गले में किसी के हाथ का स्पर्श महसूस करते हैं। धीरे धीरे वो स्पर्श पकड़ में तब्दील हो गई। वो चीखना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। उसकी पकड़ तेज हो चुकी थी और वो उस पकड़ से अपने को आजाद करने की भरसक कोशिश कर रहे थे। उनके गले पर उसके हाथों की पकड़ तेज और तेज होती जा रही थी और तभी चारपाई की चर्र चर्र का शोर सुन वहीं बगल में लेटे उसके भाई बलराम की आंख खुल जाती है। ये भैया की चारपाई इतनी आवाज क्यों कर रही? सोचते हुए वो तेज बलि की तरफ अपना मुंह घुमाते हैं और फिर जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था कि उसे देख उनकी गिंगी बन गई। वो देख रहे थे एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर का जितना हिस्सा दिख रहा था उन हिस्सों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे जो जगह जगह से फट चुके थे और उन फटे हुए फफोलों में से खून और पानी का मिश्रित द्रव निकल रहा था जिसकी दुर्गंध सांस लेना मुश्किल कर रही थी। वो तेज बलि सिंह के ऊपर झुकी हुई थी और उनका गला पूरी ताकत से दबाती जा रही थी। तेज बलि झटपटाहट के साथ खुद को बचाने की जिद्दोजहद में लगे हुए थे। इतना देख राम बलि चिल्लाते हैं, छोड़ दो भैया को, अरे कोई बचाओ भैया को, ये क्या कर रही हो बहू? बहू शब्द सुन वो तेज बलि के गले की पकड़ ढीली कर देती है और अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाती है। अचानक हवा का एक तेज थपेड़ा आता है और उसका घूंघट हट जाता है। उसका घूंघट हटते ही राम बलि ने देखा वो बिना आंखों वाली चुड़ैल उन्हें लाचार भाव से लिप्त चेहरे से देख रही थी और फिर वो तेज बलि का गला छोड़ उन्हें देखते हुए उल्टे पांव पीछे की ओर घूमे बिना ही दालान की ओर बढ़ने लगी। वहां से अपना बच्चा उठाती है और गायब हो जाती है। तब तक उनकी आवाज सुन सारे घर वाले जमा हो चुके थे। किसने किया बदनाम उसे, किसने बनाया उसे शायर उस रात तेज बलि सिंह का पूरा परिवार रात साथ जाग कर बिताता है। सुबह होते ही तेज बलि सिंह किसी ऐसे तांत्रिक के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं जो उस चुड़ैल से उनके घर को निजात दिला सके। इस काम के लिए उन्होंने गांव के ही कुछ आदमियों को छोड़ रखा था। शाम तक उन्हें एक ऐसे पंडित जी के बारे में पता चला जो इस काम में बहुत पहुंचे हुए थे और उन्हें इन सब
कामों में महारत हासिल थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो हर जगह नहीं जाते थे। जब ये बात तेज बली सिंह को पता चली तो उन्होंने पंडित जी को लाने के लिए खुद जाने का फैसला किया। इस काम के लिए उन्होंने अपने दोनों भाइयों का साथ लिया और निकल पड़े पंडित जी को लाने। अभी मुश्किल से वो 2 कदम भी नहीं चले होंगे कि पीछे से एक लड़का आवाज लगाता दौड़ता चला आ रहा था। बाबा जल्दी चलिए, बड़े में आग लग गई है। तेज बली और उनके भाई लड़के की आवाज सुन ठिठक जाते हैं। खबर सुनकर तुरंत वो दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि बड़ा धूं धूं करके जल रहा था। अंदर से मवेशियों के रंभाने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन आग बुझने की जगह और तेज होती जा रही थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लपटें इतनी तेज थी कि मवेशियों को बचाना तो दूर, वो बाड़े के नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद भी वो आग नहीं बुझी और आखिरकार आग तभी बुझी जब उसे बुझना था। पूरा बाड़ा जलकर राख हो चुका था। मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। 15 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बार फिर से ये खबर सुनते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा तेज बली सिंह के दरवाजे पर। अरे आप कोई उपाय काहे नहीं करते सरपंच जी? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे उपाय करने ही तो जा रहे थे रामचरण। बाड़े में आग लगने की खबर सुन उल्टे पांव दौड़ कर आना पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम जानते हैं ये सब हमें जाने से रोकने के लिए किया है उसने। पिछली बार भी उसने ऐसा ही करके उस तांत्रिक की जान ले ली थी। सही कह रहे हो सरपंच जी, है तो ये बड़ी खतरनाक। बहुत बुरा हुआ इनके साथ, बेचारे बेजुबान मवेशी ये भी नहीं बच पाए पिशाचनी की कोप से। हमें नहीं लगता भैया कि वो इतनी आसानी से कुछ भी करने देगी। इसके लिए तो कोई और ही तरकीब लगानी पड़ेगी। जो भी तरकीब लगानी है जल्दी लगाओ राजपति, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। क्या पता कल को पूरा गांव इस डायन के प्रकोप में आ जाए। सही कह रहे हो भैया, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वो भी बड़े गुपचुप तरीके से, ताकि डायन को कानों कान खबर न लग सके। और फिर उसी रात करीब 9 बजे तेज बली सिंह के घर एक पंडित जी का आगमन होता है। तेज बली सिंह ने पंडित जी के पैर छूते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आप यहाँ पे आए। अब आप ही बचा सकते हैं उस कमीनी डायन से हमें। कल्याण हो बच्चा, ईश्वर भला करेंगे। मैं कुछ भी करूं, इससे पहले मैं एक बार तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करना चाहता हूं। जी महाराज, कुछ भी करें, लेकिन हमें उस डायन से बस छुटकारा दिलवा दें। इसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको वो दे देंगे। जिनको दे ऊपर वाला दे बच्चा। हम इंसान किसी को क्या दे सकते हैं? ये रुपया पैसा हमारे लिए माटी के समान है। पंडित जी के बगल में खड़ा उनका शिष्य, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, उसने तेज बली सिंह को पंडित जी के गुणों के बारे में अवगत कराते हुए कहा, गुरुजी आपके यहाँ किसी प्रलोभन से नहीं आए हैं। ये तो जल्दी कहीं जाते भी नहीं। वो तो आपके यहाँ इतनी बड़ी समस्या सुन मास्टर जी के बहुत विनती करने पर यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। भाग्य प्रबल था आपका जो आपको इनके दर्शन हो गए। अब आप तनिक चिंता ना करें, हमारे गुरुजी ने आज तक बहुतों का उद्धार किया है। अब जब इनके पांव आपके यहाँ पड़ गए हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि आपकी मुसीबत बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चले, अब आप एक बार इन्हें पूरे घर का निरीक्षण करवा दें। आइए आइए महाराज आइए। कहते हुए तेज बली सिंह पंडित जी को लेकर घर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, लेकिन भीतर जाने के लिए जैसे ही पंडित जी घर के मुख्य चौखट पर पांव रखते हैं, वैसे ही उन्हें जोर का झटका लगता है। ये अनुभव करते ही पंडित जी का पूरा शरीर सिंहर उठता है। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? अंदर आइए। पंडित जी को दरवाजे पर ही टिटका देख तेज बली सिंह पूछते हैं, उसकी आत्मा हमें भीतर आने के लिए रोक रही है बच्चा। वो आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बहुत पहुंची हुई ताकतवर हठी आत्मा है। इतना कहने के साथ ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली
और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उन मंत्रों का प्रभाव इतना ताकतवर था कि उन्होंने आसानी से एक चौखट पार कर ली। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, यहाँ तो अनेकों बुरी आत्माओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इनको यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा। इस घर से उनकी आत्माओं का जुड़ाव बहुत पुराना है और जिस जगह से किसी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है उस जगह को छोड़ना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो चाहे एक जीता जागता इंसान हो या किसी मरे हुए शरीर की आत्मा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। भगवान शंभुनाथ अगर चाहेंगे तो बहुत जल्द वो बुरी आत्माएं यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी। ये पूजा आधी रात 12 बजे से शुरू होगी जो पूरे 4 घंटे चलेगी। तत्पश्चात मैं उन बुरी आत्माओं का आवाहन करूँ। पूजा हमें आज रात्रि करनी होगी क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। ये पूजा उनके दिन घड़ी में की जाती है तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उस कार्य को हर हाल में सफल करते हैं। हर हर शंभू, हर हर शंभू। अभी 10 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे पूजा शुरू होगी। तब तक उस पूजा के लिए ये कुछ विशेष सामग्री है, आप इनका इंतजाम कर लें। और हाँ, एक बात और, उस पूजा में परिवार के प्रत्येक सदस्य का उपस्थित रहना अनिवार्य है, इसीलिए ध्यान रखें कि आज की रात कोई न सोए। हर हर शंभू। किसने किया बदनाम मुझसे, किसने बनाया सच्चाई। तेजबली सिंह रूपा की इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई रामबली के आगे उनका बस नहीं चलता। उसकी बातों का मान रखते हुए और उसके मुंह से सच्चाई सुनने के लिए पूरे गांव और साथ ही पंचों को भी ये खबर भिजवा दी जाती है कि सरपंच तेजबली के घर सबको एकत्रित होना है। सभी उत्सुक थे ये जानने को कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर इतनी सुबह सुबह सरपंच जी ने हम लोगों को अपने घर बुलाया है। सभी के एकत्रित हो जाने पर रूपा सबके सामने आती है। उसके इस रूप को देख उनमें से कुछ के तो हाथ और पैर डर के मारे थरथराने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका वहां रुकने का साहस बना रहता है। उसके बाद रूपा बोलना शुरू करती है। देखिए, आपको हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोनो नुकसान पहुँचाने की खातिर नहीं आए हैं। हम तो खाली अपना बात रखने के लिए आप लोगन को यहाँ बुलाए हैं। वही बात, जौन बात अपने जीते जी हम आप लोगन को नहीं बता पाए। बात 2 बरस पुरानी है। बउआ, उस समय तुम परदेश में थे। वही समय बुआ जी के लड़के का शादी पड़ा था। सारा परिवार 3 दिन के लिए उस शादी में गया था, सिवाय बड़का बाबूजी, बड़का भैया और गुड़िया दीदी को छोड़कर। हम नहीं गए थे काहे कि उस समय मुन्ना छोटा था और हमारी तबीयत भी कचो ठीक नहीं थी। जौन दिन सब गए थे वही रात की बात है। सब खाना पीना करके सोने चले गए थे। हम भी अपना कमरा में बेधड़क सो रहे थे। रात का 1 बज रहा होगा कि तभी बाहर दरवाजे पर खटखट की आवाज सुन हमारी नींद खुल गई। हमें लगा दीदी होंगी। यही सोच हमने दरवाजा खोला, देखा तो सामने बड़का भैया खड़े थे जो शायद होश में नहीं थे। हम उनसे कचो पूछते या कचो समझने की कोशिश करते, लेकिन पहले ही भैया हमको धकेलते हुए अंदर आ गए और अंदर से कुंडी बंद कर दिया। फिर कहा था, टूट पड़े हमारे ऊपर भूखा भेड़िया जैसे। हम चिल्ला रहे थे, उनसे हमने अस्मत की भीख मांग रहे थे, उनको अपने और बुआ के रिश्ते की दुहाई दे रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ।
उनको नहीं समझना था और वो नहीं समझे। दुख तो ये बात का है, गुड़िया दीदी जिनका कमरा हमारा कमरा से सटा हुआ था, वो तक हमारी मदद करने नहीं आई, और जब आई तब बहुत देर हो चुकी थी। हम लुटे पिटे रोते हुए गए थे बाबूजी के पास, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हम कहते रहे कि हम सच कह रहे हैं, बाबूजी हमारी बात का विश्वास कीजिए, लेकिन अपने बेटे को बचाने की खातिर उन्होंने उल्टा हमें ही चरित्रहीन और उल्टा करार दे दिया। हमने भी कह दिया कि ये बात हम सबको बताएंगे। ये बात पर उन्होंने आश्वासन देकर सवेरे पंचायत बुला इंसाफ देने की बात कहे हमें अपने कमरे में भेज दिया। हम कमरे में गए तो मुन्ना जगा हुआ था और भूख से रो रहा था। हम उनको गोदी में लेके चुप कराने लगे ही थे कि तभी तीनों हमारे कमरे में घुस गए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी का तेल था। जब तक हम कोनो माजरा समझ पाते तब तक आनंद फानन में बड़का बाबूजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बड़का भैया ने हमारा पैर और गुड़िया दीदी ने हमारे ऊपर वो तेल छिड़क दिया। फिर तीनों निकल गए हमारे कमरा से, लेकिन जाते जाते दरवाजे से हमारे ऊपर माचिस का तिल्ली फेंक गए और बाहर से दरवाजे का कुंडी भी लगा गए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई तो बचा लो हमें, अरे हमें ना सही हमारे मुन्ने को तो बचा लो, हम कोनों से कुछ नहीं कहेंगे, दया करके दरवाजा खोल दो। लेकिन इन्हें हमारे ऊपर तनिक भी दया नहीं आई। मिट्टी का तेल की वजह से आग हमारे पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा था। हम दर्द से छटपटा रहे थे, कस कस के दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन ये सब पत्थर दिल लोगन पर वो आवाज का कोनो असर नहीं हुआ। मुन्ना जो कि रो रहा था वो भी रोता हुआ हमसे आकर लिपट गया। हम चाह कर भी अपने मुन्ने को नहीं बचा सके और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हम और हमारा मुन्ना आग की लपट में जलकर स्वाहा हो गए। ये सब कांड करने और लोगन से अपने लड़का का घिनौना कृत्य छुपाने के चक्कर में तेज बली ये भी भूल गए कि उस दिन अंदर हमारा मुन्ना भी था, जो कि वो बंद कमरा में हमारे साथ ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते कहते उसकी आंखों में अश्रुधारा की एक तेज धार फूट पड़ी। उसकी बातें सुन वहां उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो रो न पड़ा हो। इतने पर भी इनका जी नहीं भरा। इन लोगों ने पूरा गांव, पूरा परिवार और पूरा समाज के सामने हमें चोर साबित कर दिया। अपना घिनौना सच छुपाने की खातिर ये लोगों ने सबको ये बताया कि हम इनके कमरा में बड़की अम्मा का गहना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जौन बात से शर्मिंदा हो हम खुद ही मुन्ना को लेकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपनी जान ले लिए। बोलो तेजबली, बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं? बोलो ना, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? बताओ इन लोगन को कि हम चोर हैं। बताओ तेजबली कि हमने खुद ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपने मुन्ने समेत खुद को जला दिया। बताओ तेजबली, बताओ। तुम क्या समझे थे कि हमारे मरने के साथ ही तुम्हारा वो राज भी हमारे साथ ही स्वाहा हो जाएगा, लेकिन तुम भूल गए तेजबली। ऊपर वाले का लाठी में आवाज भले ही ना हो, लेकिन जब वो की लाठी बढ़ती है तो आदमी कहीं का नहीं रह जाता। उसकी बातें सुन पूरा गांव दंग था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तेजबली की गर्दन को शर्म से नीचा झुका हुआ देख गांव वालों, सरपंच को पूरा यकीन हो गया कि राकेश की औरत की कही एक एक बात सच है। अब आप ही लोग बताओ, क्या हम गलत किए? अगर हम गलत किए तो अब ही पंडित जी हमें भस्म कर दें, हम कछो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हमें आप लोगों से इंसाफ चाहिए। क्या करेंगे आप हमारी मदद? बोलिए, का ये पाखंडी को जो आप लोगन का सरपंच बना बैठा है और आप लोगन से सच्चा बना फिरता है, उनको सजा देने में आप करेंगे हमारी मदद? बोलिए बाबूजी, क्या आप करेंगे हमारी मदद? देंगे हमारा साथ? रामबली जो अब तक इन सब बातों से अनजान थे, वो रूपा के ऐसा कहते ही फफक कर रोने लगे। तुमसे किस बहू से माफी मांगे बहू? हम तो तुमसे अपनी नजर भी ना मिला पा रहे हैं।
बताओ, इतने कुछ हो गया हमारी पीठ के पीछे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं बहू, सब गुनहगार हैं। तुम हम सबको सजा दो बहू, तुम हम सबको सजा दो, तुम हम सबको सजा दो। नहीं बाबूजी, उस सब में आप लोगों की कोनो गलती नहीं है। आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। हमें तो बस इस तेज बलि से बदला चाहिए बाबूजी, आप लोगों से नहीं। और ये देखकर तेज बलि के होश उड़ गए। जब पूरा गांव एकजुट हो, एक स्वर में एक ही बात बोलता है, रूपा, तुम इस पापी से अपनी दर्दनाक मौत का बदला लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनते ही तेज बलि के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तुरंत रूपा के पैरों पर गिर पड़ता है और अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है, देखो रूपा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे। अपने लड़के के मोह में हम पागल हो गए थे, इतने कि हम तुम्हारा दर्द भी नहीं समझ पाए। बहुत बढ़िया सरपंच, अपने लड़के के मोह में तुम इस कदर अंधे हो गए कि तुम ये तक भी भूल गए कि हम भी कौनों की बेटी, कौनों की माँ, कौनों की पत्नी हैं। अरे जो तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा करके तुम्हारे भरोसे हमें छोड़ गए थे, तुमने वो भाई की भी लाज नहीं निभाई तेज बलि। ये सब छोड़ो, तुम ही कैसे भूल गए तेज बलि कि हम तुम्हारे पुत्र वधू हैं, तुम्हारे खानदान की बहू, तुम्हारे अपने सगे भाई के बेटे की पत्नी। अरे तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई ऐसा करके? ये करते हुए तुम ऐसा कैसे भूल गए कि तुम भी एक बेटी के बाप हो? कैसे तेज बलि, कैसे? अरे का यही खातिर हमारे बाबूजी ने हमारा शादी तुम्हारे घर में किया था। बोलो तेज बलि, बोलो। आज हम सुनना चाहते हैं तुम्हें, हम नहीं, हम सब सुनना चाहते हैं तुम्हें। इतनी देर से राकेश जो गुमसुम होकर रूपा की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, रूपा के मुंह से शादी का नाम सुनते ही बेतहाशा चीखने लगता है। किसी को मत छोड़ना रूपा, मार डालो सबको, सबसे गिन गिन कर बदला लेना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे तुम्हारी मदद, हम करेंगे रूपा। हम इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें मार दिया, हमारी रूपा को मार दिया इन लोगों ने। सबके सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारी रूपा के हाथों से अब कोई नहीं बचेगा। कहते हुए वो ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगता है। हमारे का मजा जो हमारी रूपा के हाथों से हम देखेंगे मौत का तांडव। आओ रूपा, मारो मारो इन्हें रूपा, हम कहते हैं मारो। और फिर वो होता है जो शायद वहां खड़े हर एक के लिए कल्पना से परे था। एक तेज आग की लपट उठती है और तेज बलि को अपने आगोश में ले लेती है और देखते ही देखते तेज बलि का शरीर जलकर खाक हो जाता है। बचती है तो सिर्फ उसकी अस्थियां। इसी के साथ गूंज उठता है पूरा वातावरण रूपा के अट्टहास से। और फिर कुछ ही देर में वहां इतनी शांति पसर जाती है कि लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू तेज बलि के जाने के गम में नहीं, बल्कि रूपा को इंसाफ मिलने की खुशी में थे। पंडित जी उसके मोक्ष का द्वार खोलते हुए उसकी आत्मा को मुक्ति धाम भेजने की तैयारी में लग जाते हैं और उसी के साथ ही उन सभी आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है जो उसके द्वारा मारे गए थे। एक दिव्य पुंज प्रकाशित होता है, सब उसमें लीन हो जाते हैं और फिर वो पुंज प्रकाश धीरे धीरे जुगनू के मानिंद हवा में उड़ता हुआ शून्य में विलीन हो जाता है। भुला दिया उसको
उसकी